और हर बैटरी में कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को एक सेल या एक बैटरी कहा जाता है। अगर मान लीजिए इस तरह से ये जो है ये पूरा एक सेल है, ईएमएफ इसका जो ईएमएफ बोला जाता है, ईएमएफ बोलते हैं बट रियल में ये पोटेंशियल होता है। ठीक है, हम लोगों ने कई बार ये बात देखी। यहां पर आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, हर बैटरी का कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। कुछ बैटरी के स्ट्रक्चर की वजह से, बैटरी के मटेरियल की वजह से उसमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है। स्मॉल आर से इसे हम सिग्निफाई करते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये अंदर कुछ एक स्मॉल आर रेजिस्टेंस होता है। अब इस तरह से कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बहुत सारा प्लेट्स लगा दूं, बड़ा प्लेट, छोटा प्लेट, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, तो इस तरह से प्लस माइनस, ये जो कहलाता है ये सेल कहलाता है और ये कहलाता है बैटरी। ठीक है, और इसमें भी ऑब्वियसली कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, इसलिए मल्टीपल बैटरीज, मल्टीपल सेल को जब हम लोग एक साथ लगाते हैं तो उसे बैटरी कहा जाता है। एक सिंगल जो होता है उसे सेल कहा जाता है, जैसे बायोलॉजी वाला टर्म है। ठीक है, इसमें एक छोटी सी बात और आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आपने इसको कहीं पर इस तरह से यूज किया, किसी भी लोड को इससे कनेक्ट किया, कोई भी रेजिस्टेंस आपने इससे कनेक्ट किया, दिया कैपिटल आर, तो इसमें ये जो स्मॉल आर है इसका भी योगदान होता है। और इसकी वजह से हाई, बड़े वाले प्लेट से छोटे वाले प्लेट की तरफ करंट यहां से दौड़ेगा और आराम से कोई भी बच्चा इससे केवीएल लगा के बता देगा कि ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहां पर इसमें करंट है। ठीक है, ये स्मॉल आर को भी आपको कंसीडर करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी आपको कंसीडर करना है। साथ साथ कॉपी कीजिए। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया जाता है ऐसे, इसे लोड कहा जाता है। लोड मतलब वो चीज जिसे हम ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं। लोड मतलब बल्ब भी एक लोड हो सकता है, जो हमारा पंखा भी एक लोड हो सकता है, मोटर, कूलर, कुछ भी, जो भी डिवाइस है जो आप जिसको बैटरी से चला रहे हो उसे लोड कहा जाता है ना। और इफ देर इज नो लोड, अगर कोई लोड ही ना हो तो, अगर आपके सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा नहीं है तो उस केस में हम बोलेंगे लोड नहीं है। लोड अगर नहीं है तो उस केस में यहां पर मेरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ऐसा कुछ, सॉरी, बैटरी बट सम इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज वेरी स्मॉल। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बहुत स्मॉल होता है, लोड आपने नहीं लगाया, बैटरी को आपस में ही आपने शॉर्ट कर दिया। इससे इस तरह से भी बोल सकते हैं, बैटरी को शॉर्ट कर दिया। तो इन दिस केस करंट जरूर डेवलप होगा आई, और यहां पर जो आई होगा ई बाई स्मॉल आर होगा। इसमें एक्स जो वायर है उसमें कोई रेजिस्टेंस हमारा नहीं है, तो जो भी रेजिस्टेंस होगा ई बाई स्मॉल आर आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। इज दैट फाइन? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो। ये लीजिए एक सेकेंड। और ये जो करंट आप देखेंगे जो आपके सामने है, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल करंट। जब मैंने बैटरीज को शॉर्ट कर दिया तो जो ये करंट आएगा वो आई मैक्स आएगा, बिकॉज करंट को रोकने वाला कौन होता है? रेजिस्टेंस। तो मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो रहेगा, जब बैटरी रहेगी तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपके पास आएगा। तो ये बात तो तय है कि स्मॉल आर को तो आप गायब नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू इज, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने नहीं लगाया, तो अगर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया तो उस केस में जो आपका करंट है वो मैक्सिमम होगा। ओके, यस सर। जल्दी से वेरीफाई करिए कि आपने कॉपी कर लिया है तो आगे बढ़े। साथ साथ लिख सकते हैं, एकदम इजी सी चीज है ये। ठीक है, मैं अब यहां से स्क्रॉल कर रहा हूं आगे। तो अगर आपने इसे शॉर्ट कर दिया तो जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है। अगर आपको थोड़ा सा पुराना भी याद हो तो यहाँ पर अगर मुझे पावर की बात करनी हो, पावर,
P बराबर आई स्क्वायर आर होता है ना, P बराबर वी आई होता है। तो यहां पर आप समझते हो, अगर आई मेरा मैक्सिमम, वी तो मेरा बैटरी से डिसाइड हो रहा है, आई मेरा यहाँ पर करंट है। तो हम कैसे भी करके किसी भी शब्दों में बताएं, P बराबर आई स्क्वायर आर बताएं, स्मॉल आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई स्क्वायर आर पावर है। तो पावर जो है आप बताओ, करंट अगर मैक्सिमम होगा तो पावर मैक्सिमम होगी। पावर का और उससे अगर आपको वर्क डन निकालना है या हीट निकालना है तो आई स्क्वायर आर इंटू टाइम करेंगे। अगर आपको ये बात नहीं पता हो तो मैं अभी बताऊंगा, बट ऐसा रिमाइंड करा रहा हूं कि व्हाट इज रॉन्ग। जब आप शॉर्ट कर देते हो किसी बैटरी को, किसी सेल को, ऐसे सेल के दोनों एंड को डायरेक्ट किसी वायर से कनेक्ट कर दिया तो उसमें क्या दिक्कत है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि आपका आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि जो आपका एनर्जी या हीट लॉस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आई आपका मैक्सिमम, तो बहुत हीट लॉस होगा। बहुत हीट लॉस होगा तो आपका जो वायर है गर्म होके पिघल जाएगा, मतलब उसकी जो इंसुलेशन है वायर के दोनों तरफ, इधर की तरफ जो इंसुलेशन है और इधर की तरफ जो इंसुलेशन है वो गल जाएगी, जिसे हम बोलते हैं वायर जल गया। आपका वायर जल जाएगा और वो ट्विस्टेड पेयर होता है तो पूरा शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, आपकी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए कभी आपको कोई बैटरी मिले तो उसको डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। बैटरी के दोनों दोनों तरफ वायर लगा के उसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करता, बहुत ज्यादा करंट उसमें से पास होता है और उससे बहुत ज्यादा हीट लॉस होता है और बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है डिवाइसेस में। सो वी शुड नॉट डू दैट, बट अगर हम ऐसा करते हैं तो जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब मैं कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बता देता हूं, हालांकि ये बहुत आसान है। तो जैसे मेरा एक बैटरी ये है तो उसके साथ कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा बैटरी ऐसा है मान लीजिए उसके साथ कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा बैटरी ऐसा है इंटरनल रेजिस्टेंस, चौथा बैटरी ऐसा है इंटरनल रेजिस्टेंस। इस तरह से आपका यूं कॉम्बिनेशन है, ये E1 E2 E3 E4 R1 R2 R3 R4, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है एकदम सिंपल। तो इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो एकदम सिंपल सेम ही पोलरिटी की एक बैटरी बन जाएगी और रेजिस्टेंसेस ऐसे हो जाएंगे। तो ये ई इक्विवेलेंट जो इसमें बन जाता है वो बन जाता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, सारे डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। पोलरिटी का ध्यान रखना, इसमें जानबूझ के मैंने सबकी पोलरिटी सेम ली, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आंसर भी प्लस माइनस ही रहेगा और सब सेम पोलरिटी के हैं तो आपका जो आंसर है वो जुड़ेगा। बट मैं पोलरिटी सरप्राइज यहां लिख रहा हूं ताकि आप ध्यान रखें कि इसमें ध्यान रखना है पोलरिटी का। बस रेजिस्टेंस में कुछ खास पोलरिटी का होता नहीं। आर इक्विवेलेंट जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 यहां पर हो जाता है। ठीक है, इसे कॉपी कीजिए। अगर आपको इसको समझना हो तो इस तरह से इस सर्किट को इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। आप ऐसा सर्किट कंप्लीट कर लेंगे तो इन सब की वजह से जो करंट आएगा, लेट से आई नॉट मेरा करंट आता है, तो सेम करंट मुझे यहां से इक्विवेलेंट वाले से चाहिए, आई नॉट ही मुझे चाहिए। तो ये यहां से आपको आराम से आई नॉट ऐसे केवीएल लगा के आपको आई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये आपको सबको दिखाई दे रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, केवीएल लगा के मेरे को करंट का वैल्यू मिल जाएगा। ये चीज आपको आसानी से, ये चीज आप कोई भी जो है सबको इस चीज को समझ सकते हैं। तो अगर मुझे सेम करंट चाहिए और मुझे रेजिस्टेंस का तो पता है, सीरीज में तो चारों रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे, पर अगर मुझे सेम करंट चाहिए तो जो वोल्टेज न्यूमरेटर में है उतना वोल्टेज इस अकेले में होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व होता है अगर आपको इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का कारण चाहिए तो। अब देखिए पिछले वाले, चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आपके सवाल में किसी का पोलरिटी बदल जाता है, जैसे E3 का पोलरिटी ऐसा हो जाता है उल्टा, तो आंसर में E3 को माइनस कर देंगे, इसमें क्या है, हाँ कि ना। E4 का भी पोलरिटी बदल जाता है, मान लीजिए E4 का भी पोलरिटी ऐसा उल्टा, तो E4 को भी माइनस कर देते हैं। सही है कि नहीं। अब एक और डाउट आता है हमारे दिमाग में कि सर आंसर को आपने ऐसा मान लिया कि ये प्लस है ये माइनस है, तो हम ये मान रहे हैं ना कि ये E1 E2 और E3 E4 में से E1 E2 जीता होगा।
क्योंकि E1 E2 की जो पोलरिटी मैंने आंसर की पोलरिटी लिखी है, तो मेरे को ये लग रहा है कि E1 10, E2 20, E3 5, E3 E4 10 होगा। तो 30 माइनस 15 करोगे तो 15 आएगा। तो जो पोलरिटी ज्यादा वालों की जो पोलरिटी वो कॉपी हो जाएगी। पर मान लीजिए नहीं नहीं, हमारा ये 5 नहीं था, ये मेरा 40 था, तो यहां पर ये आएगा 30, ये आएगा 50, तो माइनस करेंगे तो -20 आएगा। तो मैंने जो बना रखा है वैसा नहीं, उसका उल्टा 20 मेरा आंसर कितना आ रहा है मान लीजिए, ये समझ में आ रहा है? 10 + 20 30, -40 -10 -20 आया। अब अगर आपका पोलरिटी -20 आया है, इसका मतलब क्या है, जो आपने बनाया है उसका उल्टा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब हमें उस चीज की चिंता नहीं करनी कि पोलरिटी, जो आंसर की पोलरिटी कैसी आएगी। क्या आपको मेरी बात सुनाई दी, समझ में आई मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। यस सर। एकदम सिंपल सी चीज है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बताने की कोशिश करता हूं। फिर से वही बात, ओके कलर में येलो ही यूज कर लेता हूं। ये लीजिए, मैंने एक बैटरी लगाई, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। E1 R1, E2 R2, E3 R3। चलिए बहुत है, कितने ही लिखो, बात तो एक ही है, मुद्दा समझ में आना चाहिए। लेट से मेरा ये कॉम्बिनेशन है और मेरे को इन सब की जगह एक ही अकेला बैटरी लगाना है। तो एक, अब सबका पोलरिटी ऐसा है तो मैं ऐसा ही पोलरिटी मान लेता हूं, हालांकि मेरे मानने से आंसर नहीं डिसाइड होता। मैंने एक बार के लिए मान लिया ये ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, तो जो मेरा ये ई इक्विवेलेंट है, यहाँ पर मैं ई इक्विवेलेंट लिख देता हूं, और ये मेरा आर इक्विवेलेंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं कुछ मान ले रहा हूं। तो अब जैसे वापस इसको समझना है, तो फिर से मैं एक वायर लेता हूं और मैं ए से बी को मिला देता हूं। तो अब मेरा जो यहाँ पर करंट आई नॉट आ रहा है, उतना ही करंट मुझे इसको मिलाने पे आना चाहिए, तभी तो इक्विवेलेंस का मतलब बैठेगा। यहां पर भी आई नॉट ही बैठना चाहिए। अब इसमें अगर आप आई नॉट बताओगे, R3 नहीं लिखा, अगर आप यहां पर आराम से गेस कर सकते हो कि इस वाले वायर में मेरा करंट होगा I1, इस वाले में मेरा करंट होगा I2, इस वाले में यहां करंट होगा I3, और टोटल करंट होगा I नॉट विच इज I1 प्लस I2 प्लस I3, जिसको मैं लिख सकता हूं पहले वाले वायर को केवल ऊपर ऊपर ऊपर, और यहां से यहां तक ऐसा लूप देख लो, तो E1/R1 मेरा करंट होएगा। समझ में आया सबको? E2/R2 मेरा दूसरा करंट आएगा, और E3/R3 मेरा तीसरा करंट आएगा। ये मेरा टोटल करंट है, और यही टोटल करंट मुझे यहां पर चाहिए, यही टोटल करंट मेरे को यहां पर चाहिए। तो और कुछ नहीं, तो मुझे ये बात तो समझ में आ ही रही है कि यहां पर मुझे चाहिए E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I नॉट, या फिर इन अदर वर्ड्स E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I नॉट प्लस इनटू, सॉरी, आई नॉट की तो वैल्यू मैं लिख ही सकता हूं, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। जो उस तीनों ने इंडिविजुअली किया था वही मुझे इस अकेले से करना है। सेम करंट, क्या मैंने सेम करंट लिख दिया, इनटू आर इक्विवेलेंट लिखना है। अब ये तीनों आर जो है पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट के बारे में आप ये बोल सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट इज 1/, यहां पर पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट को मैं कहीं पर अलग से लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब मुझे आर इक्विवेलेंट पता है, तो मैं इस आर इक्विवेलेंट को नीचे ले जाके यहां से 1/R इक्विवेलेंट लिख दूं। बात एक ही है कि नहीं? ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारे सामने है। सबको बात सुनाई दे रही है? तुम लोग ऑनलाइन हो कि नहीं हो? यस सर। यस सर। ठीक है, मैंने आर इक्विवेलेंट को यहां लिखने की बजाय यहां से यहां, एक ही बात है यार, ये 1/R इक्विवेलेंट डिवीजन में गया तो आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, बट मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिखा जा सके। तो इस केस में ई इक्विवेलेंट आता है बच्चों, ये आर इक्विवेलेंट तो आपको दिमाग में रखना ही है, वो तो आपको पता ही है। ई इक्विवेलेंट जो आपका आंसर आएगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाय
1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये जो डब्बे में लिखा हुआ है वो अगर आप डायरेक्ट याद भी कर लोगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी। आपके सवाल जो है नीट और जेई के वो बड़े जल्दी सोल्व होंगे। उम्मीद है आपको ये बात सही और पसंद आई होगी, सही लगी होगी और पसंद आई होगी। और सेम बात मैं पिछली वाली यहां लूंगा। अगर मान लीजिए E3 जो है उल्टा होता, सेम पोलरिटी नहीं होती, तो मैं उसकी जगह -E3 लिख देता और पूरा आंसर अगर मेरा माइनस आ जाता तो जो मेरा ये क्वेश्चन ये पोलरिटी है मैं पलट देता। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे कोई ऐसा रिश्तेदारी तो है नहीं इनके साथ कि इनकी पोलरिटी हम ऐसे ही रखेंगे। आंसर जैसा आ रहा है वैसे पलट देंगे। ऐसा रखने के बाद आंसर अगर पॉजिटिव, इनके जैसा आंसर आ रहा है, पॉजिटिव वाले का आंसर हमारा भारी पड़ रहा है, तीनों ही पॉजिटिव है तो तीनों का ही आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो ये तो सही है। अब अगर मैं मान लीजिए दूसरे कलर से E2 की पोलरिटी पलट दूं, देखो पढ़ाया तो ऐसा है और अगर मैं पूछ ऐसा लूं तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। E2 की जगह जहां जहां E2 है वहां वहां -E2 लिख दो, -E2 लिख दो। माइनस, रेजिस्टेंस की कोई पोलरिटी नहीं होती बच्चों, रेजिस्टेंस सेम होता है, बैटरी की पोलरिटी होती है, कैपेसिटेंस की पोलरिटी होती है, इंडक्टेंस रेजिस्टेंस की पोलरिटी नहीं होती, डिफाइन नहीं होती। अब यहां पर एक और बात है कि E2 देखो, E1 और E3 जो है वो ऐसा बना रहे हैं पोलरिटी को, छोटा बड़ा, और E2 जो है उल्टा बना रहा है। अब हो सकता है E1 और E3 भारी पड़ जाए। अगर E1 E3 भारी पड़ जाएगा तो ये फोटो सही है, और अगर मान लीजिए E2 भारी पड़ जाएगा, यहां पर E1 और E3 से E2 ज्यादा नेगेटिव होगा तो E2/R2 जो है ज्यादा नेगेटिव होगा, तो E2/R2 के हिसाब से डायमेंशन आ जाएगी। अगर ये भारी पड़ जाएगा E2/R2 तो E2/R2 वाला फोटो यहां पर मैं बना दूंगा। अगर E2/R2 भारी पड़ता है तो, अदरवाइज जो है सो है। आई बात समझ में? अगर पॉजिटिव है सब जगह, जो कि सबसे ऑब्वियस और सबसे इजी केस है, तो ये, अदरवाइज जैसा पोलरिटी वैसा लिख दो, और कोई दिक्कत है नहीं। पर ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट लिखने के लिए नीचे ये व्हाइट वाला जो वायर है वो हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये व्हाइट वाला वायर तो हमें आपको दिखाने के लिए, क्वेश्चन समझाने के लिए बनाया है। बाकी अगर व्हाइट वाला वायर नहीं हो तब भी हम इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। समझ में आई बात?